अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेशन न्यूज़ की तरफ से शबाना अरशद। आज हम पीटीआई के सेनेटर खुर्रम दिशान साहब से मिलने के लिए आए हैं और उनसे पूछते हैं कि बजट के हवाले से क्या चल रहा है सेनेट और कौमी असम्बली में। इसके अलावा खान साहब की रिहाई के सिलसिले में क्या कोशिशें हो रही हैं और बाकी ग्रेट चैट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी जो बजट पेश हुआ है तो इसमें पीटीआई के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये एक झूठ का पलंदा है, अल्फाज का गोरख धंधा है, गरीब मुकाव बजट है और कुछ भी नहीं है। जिस बजट में गरीब की डेफिनेशन 8,500 रुपये कमाने वाला वो गरीब में शुमार ही ना किया जाए तो वो क्या बजट होगा और क्या उसका होगा। तो और बाकी ये है कि हमारी इस हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि अपना बजट खुद बना सके। IMF के डिक्टेट्स पे इन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है और इनके अंदर ना वो कैपेसिटी है कोई चेंज लाने की। मतलब इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कोई पॉजिटिव बंदा सोचे, ना इंडस्ट्री के लिए, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना गरीब के लिए। एनर्जी का आप देख ले, IPPs का एक और आपके ऊपर वो डाल रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग कि जिसकी बंदा इस पर बात भी की जा सके। सर वही बना दे हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर 47 के, तो उन्होंने जब 8,500 कहा तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगर इतने ही सब अमीर हैं तो सारे MNA, सारे MPs, सब सेनेटर और सब ब्यूरोक्रेट्स और एवरीवन, तो उनकी मैक्सिमम तनख्वाह 5.5 ही क्यों नहीं कर देते? मैं यही बात कल सेनेट में कह कर आया हूँ कि यहाँ पर सेनेट में मौजूद तो अक्सर लोगों को तनख्वाह की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ऐसा करें कि सब लोगों की ना, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सब की तनख्वाह आप जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ होते हैं, मिनिमम वेज जो होता है ना, मजदूर की जो तनख्वाह होती है, आप उस पर लेकर आएँ। तो लेकिन आपको पता है ऐसी बात है, इससे कोई भी आपसे एग्री तो नहीं करेगा? नहीं, ज़ाहिर है कौन एग्री करेगा। आपके सामने है अभी लास्ट कुछ टाइम में पूरे जो तुम्हारा हमारे है सिस्टम, इनने अपनी तनख्वाहों में 400 तक इजाफा किया है % तक। तो लेकिन आवाम के लिए वही बात है, कोई कुछ नहीं सोच रहा। देखें, तनख्वाह तो अपनी जगह ना, तनख्वाह के अलावा एक तो आप तनख्वाहें इतनी लेते हैं, फिर उसके साथ आपको बिजली के फ्री यूनिट्स भी चाहिए, आपको गाड़ी और फ्यूल भी फ्री चाहिए, आपको गैस भी फ्री चाहिए, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स भी चाहिए, आपको ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए, आपको मेडिकल भी चाहिए। मतलब तो आपका सब खर्चा तो वैसे ही स्टेट उठा रही है, तो आप वो जेब खर्च अपना वो स्टेट से ज़्यादा तो हम जो टैक्स पेयर हैं हम उठा रहे हैं ना, तो फिर मतलब ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा? नहीं, ऐसे तो निज़ाम चल नहीं सकता, ये अननेचुरल निज़ाम है, ऐसे नहीं चल सकता। ये देखें, PTI इसको गिराई या ना गिराई, ये अपने बोझ के तले ज़रूर गिर जाएंगे, अपने बोझ तले दब जाएंगे। ये अननेचुरल सिस्टम है, ये नहीं चल सकता इंशाल्लाह। तो फिर आपके सियासत में आने का मकसद क्या है? अगर आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा ही मतलब इंसान बन जाता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव चेंज आएगा और आप कि अपना क्या मिशन लेके आप आए हैं इसमें? मैं सियासत में आया नहीं हूँ, मैं धक्के से सियासत में मौजूद हूँ, ठीक है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा आप पे आ जाता है वक्त जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जब खान साहब ने वो कहा था ना कि ऐसे हालात में, बल्कि वो कहते हैं कि इन टाइम्स ऑफ मॉरल क्राइसिस, वो लोग जो न्यूट्रल रहते हैं ना, तो जहन्नुम का सबसे जो नीचे का गहरा गड़ा होता है ना, वो उन लोगों के लिए होता है। तो ऐसे टाइम में न्यूट्रल सिर्फ जानवर रह सकता है। ये हम खान साहब के लिए या पार्टी के लिए या किसी पे एहसान नहीं है। अपने अंदर बंदे के थोड़ा सा ईमान, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी खुददारी हो तो आप कभी भी अपनी खुददारी पे सौदा नहीं कर सकते, आप सर झुका के नहीं रह सकते, आप गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं इस तहरीक का हिस्सा हूँ जो आज़ादी की तहरीक है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आज तक आज़ाद हुआ है। हम इस पाकिस्तान को और ख़ुद को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हमारी ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हमारी दाखिला पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हमारी मुआशी पॉलिसी आज़ाद नहीं है। कोई बंदा ये बात कह ही नहीं सकता कि ये मुल्क आज़ाद है। किस बात की आज़ादी? आप अपने पड़ोसी ईरान से सस्ती गैस नहीं ख़रीद सकते, आप अपनी मर्ज़ी से किसी मुल्क का दौरा तक नहीं कर सकते। आपका वज़ीर आज़म रूस जाता है इस मकसद के लिए कि सस्ती गंदम ख़रीद लेगा उनसे या सस्ता तेल ख़रीद लेगा उनसे, तो अमेरिका से आपको साइफ़र आ जाता है और आपकी हुकूमत का तख्त उलट जाता है। कैसी आज़ादी? हम आज़ाद नहीं है, ये आज़ादी की जंग है और ये हम सब पे फ़र्ज़ है। तो वो तो हमने देख लिया ना कि खान साहब ने कोशिश की और उनको फिर अभी वो क्या फेस कर रहे हैं, उनकी पार्टी को क्या फेस करना पड़ रहा है पिछले 4 साल से।
तो फिर अभी तो ऐसे ही चल रहा है इतने सालों से, जो करेगा और वो मारा जाएगा या प्रिजन हो जाएगा या उसकी फैमिली उनका सारा कुछ, तो देन हाउ इट विल बी चेंज? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। देखें 2022 से 10 अप्रैल 2022 से आज तक मैं चाहता हूँ कि ये बात स्पेशली इस पे एम्फसाइज करूँ, ठीक है। बहुत सारे हमारे अंदर वो होते हैं ना जिन्हें हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स ऑफ ग्लूम एंड डूम, ठीक है। वो आपको मायूस करेंगे, आपको नाउम्मीद करेंगे। हकीकत ये है कि आज का दिन अगर आप सर उठा के खड़े हैं और मज़ाहमत का नारा लगा रहे हैं तो ये आपकी जीत का दिन है, ये आपकी हार का दिन नहीं है, ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ ये बात? इन्होंने आपसे आपकी पार्टी छीन ली, आपसे निशान छीन लिया, आपसे आपका लीडर उसको जेल में बंद कर दिया, उसको छीन लिया आपसे आपका वोट छीन लिया, आपका मैंडेट छीन लिया, आपसे आपका आइन छीन लिया, फिर आपसे आपकी अदालतें छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत लाके इन्हें बनानी पड़ी, उससे भी काम नहीं चला। आपको फिर इनको जजेस पंजाब से 16वें 17वें नंबर के जज को लाकर इस्लामाबाद में उसको चीफ जस्टिस बनाने की ज़रूरत क्यों आई? ये पैदर पे इनकी शिकस्त थी, पैदर पे आम आदमी की जीत थी। फिर आप पे इन्हें गोली चलाना पड़ी। गोली तो कभी भी पहला रिजॉर्ट तो नहीं होता, आखिरी होता है ना। गोली तो ये चला चुके हैं, और क्या करेंगे? अपने लोगों पर टैंक चलाएंगे, बमबारी करेंगे, मिसाइल मारेंगे, ठीक है। नहीं, ये अननेचुरल सिस्टम है। ये चीज़ लोगों के जहन में क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि आप हारे नहीं हैं, हर दिन आप जीतते रहे। हाँ, एक चीज़ का जो हमें अफसोस है, यकीनन बहुत जिस चीज़ का हमें दुख है, हमारा लीडर आज भी जेल में, और हमारा लीडर, उसकी उम्र 74 साल है। उनका जेल में एक एक गुजारा गया दिन, वो सिर्फ उनका ज़ाती नुकसान नहीं है, यकीन करें वो मेरा ज़ाती नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है। वो खान साहब का एक एक दिन कीमती है। तो खान साहब जिस दिन जेल से बाहर आते हैं, उनका एक नारा और इस मुल्क की पूरी फ़ज़ा बदल जाएगी, मुझे इस बात का यकीन है इंशाल्लाह। चलिए, हम भी दुआ करते हैं। लेकिन वो जो एक कीमती इंसान को हमने एक कैद में रखा हुआ है और टाइम ज़ाया हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी का और हर तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई के पास? पीटीआई के पास जो स्ट्रेटजी पे पीटीआई लग चुकी है, वो स्ट्रेटजी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं उसको स्ट्रेटजी नहीं मानता। वो खान साहब के बताए हुए जो मुज़ाहमत और डट जाना, हट जाना, उस पर वो चल रही है या क्या लग रहा है? मैं उसी पे आ रहा था कि वो रास्ता ही नहीं है जो आपको खान साहब ने बताया। खान साहब ने आपको मज़ाहमत का रास्ता बताया। खान साहब ने क्लियरली आपको कहा है कि फैसला सड़कों पर होगा। तो आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं कि खान साहब के इस विजडम को मैं चैलेंज करूं? अगर आप इतने सियाने और समझदार हैं तो जाए अपनी अलहदा पार्टी बना लें, ठीक है। खान साहब ने क्लियरली बोला हुआ है। और रोड्स पे आप निकलते हैं, जाहिर है हमारा मुल्क है, हमने बंदूकों से तो लड़ के तो फैसला करना नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन आपसे कोई बात क्यों करेगा जब तक आप प्रेशर ही नहीं डालेंगे, जब तक आप सड़कों पर ही नहीं, आपसे बात कोई क्यों करेगा? यू आर फॉर देम यू आर नॉन एंटिटीज़। मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ या अपने अहदेदारों की बात कर रहा हूँ, खुद अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और ख़ान साहब ने अगर मुज़ाकरात की कोई फ़ज़ा बनती है तो उसके लिए ख़ान साहब ने क्लियरली ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं, वो लोग बात कर लेंगे। पीटीआई के लिए तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने रोड्स पे निकलना है, आपने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना। तो मज़ाहमत कब, कौन, कैसे करेगा? अल्टीमेटली ये मज़ाहमत जो इस पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ना खान साहब के बाद, वो इसका वर्कर, वही करेगा। हम पहले ही सोचते थे कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये तहरीक आएगी, इस तरह से चलेगी। अब ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी, मुझे कभी भी इसमें डाउट नहीं है। और ये वर्कर इसको लेकर चलेंगे, खान साहब के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह।